हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ाया है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और बोहर मॉडल्स ऑफ एन एटम पढ़ाया है। तो यहाँ पर जो हमारे मॉडल्स थे एटम के वो कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हम स्टडी करेंगे न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार क्या होते हैं। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें। ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वीडियो की एंडिंग कहाँ पर की थी? हमने एनर्जी लेवल्स बताए थे आपको, जिसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं KLMN, और इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में मूव करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी डोनेट नहीं करता, यानी कि वो किसी भी ऑर्बिट में फिक्स जगह पर घूमता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में एम्बेडेड नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और इसे किसने दिया, इसमें क्या क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, क्या ये प्रोटॉन के साथ मिलता है, मास क्या होता है इसका, इस चैप्टर में अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन, जे चैडविक, इसे किसने दिया था? जे चैडविक ने दिया था 1932 में। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, इसका जो मास होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के एटम में। आपको यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। इलेक्ट्रॉन को किससे करते हैं? ई, नेगेटिव साइन से, और प्रोटॉन को पी, पॉजिटिव साइन से। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाते। मास ऑफ एटम, अगर हमें एटम का मास निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मिलके तब एक मास ऑफ एटम निकलता है। एटम का मास कैसे निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके। हीलियम है एटॉमिक हैज़ एटॉमिक मास, हीलियम एटम का एक एटॉमिक मास दिया गया है 4 म्यू, ठीक है, ये इसका टोटल दिया गया है। अब इसका प्रोटॉन हमें दिया गया है 2 और न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था मास ऑफ एन एटम का, इससे आप मुझे निकाल कर दिखाइए कि इसका न्यूट्रॉन कितना आता है, और उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको इस फॉर्मूले से कुछ समझ में आया या नहीं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, कि ये के में जाएगा, ये एल में जाएगा, ये एम में जाएगा, कैसे आपने डिफाइन किया है इस चीज़ को। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एटम वाज सजेस्ट बाय बोहर एंड बारी, इसको किसने सजेस्ट किया था? बोहर एंड बारी ने, कि हम किस इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट में डालेंगे, ये किसने बताया था हमें? बोहर एंड बारी ने। द फॉलोइंग रूल्स आर, इसके भी कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से इन्होंने कि हीलियम को के में डाल दिया, हाइड्रोजन को एल में डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसका रूल था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय 2n², ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को, इलेक्ट्रॉन को, वो जो हम सेल में डालते हैं उसका एक फॉर्मूला है 2n²। इसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर्स, जो भी नंबर आएगा उसे हम ऑर्बिट में डालते थे। वेयर एन, एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर। 1 2 3 4, स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, और इसे ही एनर्जी लेवल बोला जाता है। दिखाया गया आपको 1 2 3 4, जिससे कि हम इसको फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट ऑर्बिट क्या थे इसके? KLMN, अल्फ़ाबेट है KLMN, रेगुलर सीक्वेंस में है, याद रहेंगे आपको। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल था उसमें हमने फॉर्मूला पुट किया 2n², एन की जगह पर 1 आया, अगर हम इसको करेंगे तो क्या आया हमारा? टोटल 2, यानी कि हमारा के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद हमने सेकेंड ऑर्बिट और एल शेल लिया, उसमें 2 × 2 का स्क्वायर किया तो हमारा आया 8, यानी कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। थर्ड ऑर्बिट और एम शेल 2 × 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आया 18, तो 2 8 18 32। KLMN, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इस तरीके से शेल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि किस सेल में, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8, ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर था इलेक्ट्रॉन का वो बाहर वाली शेल में 8 ही था, 8 से ज़्यादा नहीं था। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन स्टेप वाइज मैनर, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल एक स्टेप वाइज मैनर्स में करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हमने के को फिल कर दी फिर एम को फिल कर दिया, नहीं, के को देन एल को फिर एम को फिर एन को। और इनका भी एक रूल है कि जब तक पहले वाला ऑर्बिट
वो कंप्लीट नहीं होगा, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जब तक उसमें 2 कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम एल में नहीं आएंगे। जब एल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तब हम एम में आएंगे। तो एक सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज मैनर में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज, हाइड्रोजन में 1 है तो वो के में गया, लिथियम में 3 है तो पहले वो के में गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर वो एल में गया क्योंकि 2 से ज़्यादा के में नहीं जा सकते। फिर आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन में हमारे के और एल कंप्लीट हो गए, के में 2 और एल में 8। तो सोडियम में हमारे एम ब्लॉक में, एम शेल में चला गया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसी तरीके से धीरे धीरे जब ये थर्ड शेल भी हमारी 18 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगी तब हम एम शेल में जाएंगे। तो यही एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शेल में कभी भी चले जाएं। वैलेंसी क्या होती है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि के, एल, एम, एन, ये सारी हमारी शेल हैं। अगर हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन का के में कितने गए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्या है इसकी? वैलेंसी। लिथियम में देखिए, लिथियम में एल में गया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्या है इसकी? वैलेंसी। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वैलेंसी। तो बेरियम की कितनी हुई वैलेंसी? 2। बोरोन की कितनी हुई? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो इस तरीके से हम इनकी वैलेंसी निकालते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल में होगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम अकोमोडेटेड अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। बोहर के अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाली शेल में वो 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते। एटम वुड दिस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। इसलिए आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट यानी कि 8। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये या तो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, या गेन कर सकता है, या फिर लूज़ कर सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। बाहर वाले शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये या तो ले लेगा उससे इलेक्ट्रॉन, या फिर उसे दे देगा, या फिर उसके साथ शेयर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इन तीनों में जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, जो उसकी वैलेंसी कहलाती है। पता लग गया आपको? देयरफॉर ईच ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये क्या करेंगे? अपनी वैलेंसी को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये मांगेंगे किसी से तो कोई ना 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं, इतनी ज़्यादा लूज़ कोई नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाहर वाली में। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसे बस 1 ही तो चाहिए। तो हाँ, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इजीली ले सकता है। अगर ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन लूज़ करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए ये अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। इट इजीली फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंडीड ऑफ लीजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बजाय किसी से 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ। आपके दोनों हाथों में कुछ टॉफ़ियाँ हैं, बट आपको दोनों हाथों में क्या करना है? एक हाथ में 8 टॉफ़ियाँ होनी ही चाहिए। ठीक है। अब आपके दोनों हाथों में 2-2 या 4-4 जितनी भी टॉफ़ियाँ हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है। अब 8 टॉफ़ी चाहिए। मैंने एक बच्चे को बुलाया, उसके हाथ में मैंने 6 टॉफ़ियाँ दी। अब वो क्या करेगा? और बाकी सामने बच्चे खड़ा कर दिए। एक के पास 4 टॉफ़ी हैं, एक के पास 2 टॉफ़ी हैं, एक के पास 6 टॉफ़ी हैं, एक के पास 12 टॉफ़ी हैं। तो वो क्या करेगा? अपनी 6 टॉफ़ियाँ दे देगा किसी को, या 2 टॉफ़ी किसी से ले लेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर वो अपनी सारी 6 टॉफ़ियाँ देता है, किसको? मेरे पास भाई 6 टॉफ़ी है, मैं क्यों दूँ किसी को 6 टॉफ़ी? मैं किसी से 2 टॉफ़ी ले सकता हूँ, या फिर 2 टॉफ़ियाँ शेयरिंग कर सकता हूँ। जैसे कि एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ियाँ थी तो वो क्या करेगा? शेयर कर लेगा उसके साथ, तो उससे उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी। या फिर वो उससे 2 टॉफ़ियाँ ले सकता है, गेन कर लेगा। आप बताइए, आप अपने पास ज़्यादा चीज़ें किसी को दे दोगे, या आपके पास कम चीज़ें ले लोगे? लेना प्रेफर करोगे ना, देना कम प्रेफर करोगे। हाँ, अगर आपके पास कोई चीज़ थोड़ी है तो आप चल यार थोड़ी है, चल तू भी ले ले। ज़्यादा होगी तो नहीं दोगे।
अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। कार्बन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 6। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। एटॉमिक नंबर Z। देन आता है मास नंबर। मास ऑफ एन एटम ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलॉग। मास होता है जो एटम का, वो किसकी वजह से होता है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, अलोन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अलग अलग हम इनको काउंट करेंगे। एटॉमिक नंबर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन मास नंबर में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करते हैं, और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियॉन्स में। तो मास ऑफ कार्बन, मास कार्बन का मास कितना होता है? 12, क्योंकि इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, क्योंकि 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, और बीच में हम सिंबल ऑफ एटम लिखते हैं। ये एक वे है और इसी वे में लिखना चाहिए सबको। देखिए यहाँ हमारा सिंबल हो गया एलिमेंट का, एक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ऊपर हमारा मास होता है और नीचे एटॉमिक नंबर नोट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया है। नाइट्रोजन इज रिटन एज, नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे? 7 जो इसका एटॉमिक मास है, 14 मास नंबर है, एन नाइट्रोजन का सिंबल। उसके बाद आता है हमारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स, टोप TOP, टॉप यानी कि ऊपर, तो आप ऊपर से याद रखना। इट इज़ डिफाइंड एज द सम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सेम होता है एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट जिसका मास नंबर होता है वो हमारे आइसोटोप कहलाते हैं। मास नंबर हमारा ऊपर लिखा जाता है, टॉप वो हमारे अलग अलग होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है वो हमारे सेम होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की 3 एटॉमिक स्पीसीज हैं, 11H, 12H, 13H। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, पर जो ऊपर है टॉप पर वो हमारे अलग अलग हैं। इसी से आपको आइसोटोप की डेफिनेशन लर्न रहेगी। नेक्स्ट है कार्बन, जिसमें 2 एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर्स होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप समझ में आया? नेक्स्ट है आइसोबार। तो आइसोटोप का उल्टा आइसोबार, जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा। आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास बट विच हैव द सेम मास नंबर। मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारी कैल्शियम और आर्गन को लेंगे, तो इसमें क्या हुआ? एटॉमिक नंबर है वो कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है, बट इसका मास नंबर 40, यानी कि मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। आइसोबार और आइसोटोप दोनों समझ में आया आपको? यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।